और 2 से पहले ही पैकेट गिर जाएगा, जैसे यहां दिख रहा था डी पे गिर जाएगा। आपका पूरा कंसेप्ट है, पहले थीटा निकाला गया tan थीटा के मदद से, उसके बाद SY लगा के टाइम निकाला जाएगा और फिर टाइम और UX को यूज करके B से D तक का डिस्टेंस निकाला जाएगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द फ्लोर विथ ए स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 60 विद द हॉरिजॉन्टल। Will it hit a vertical wall 5 meter away from the point of projection and perpendicular to the plane of projection without hitting the floor? Will the answer differ if the wall is 22 meter away? देखा, ball is projected from a point on the floor with a speed of 5 meter per second at an angle 60 with the horizontal. Will it hit a vertical wall 5 meter away? अब देख लो 5 मीटर अवे। वर्टिकल वॉल का तो वैल्यू दिया नहीं है, मतलब यहाँ पे वर्टिकल वॉल का हाइट क्या है वो, बस हमको यहाँ पे रेंज निकालना है। आप देखो, मान लो जैसे आपके सामने हम एक न्यूमेरिकल रखते हैं कि चलो भाई देखो, ये मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पे आप किसी एक प्रोजेक्टाइल को 60 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट किए। इसका इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन 15 मीटर पर सेकेंड है और ये एंगल है ना 60 डिग्री है। ठीक है, एक वर्टिकल वॉल यहां से 5 मीटर दूर है, एक वर्टिकल वॉल यहां से 5 मीटर दूर है। तो अपना काम ये है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या ये जाके उस वर्टिकल वॉल को हिट करेगा। देखिए सबसे पहले यहां हम रेंज निकाल लें, तो रेंज का वैल्यू हो गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यू स्क्वायर में हो गया आपका 15 का स्क्वायर और साइन 2 थीटा का मतलब हो गया साइन 120 डिग्री और नीचे जी का वैल्यू हो गया 10। तो यहाँ पे हो गया 15 का स्क्वायर करोगे तो 225 और साइन 2 थीटा का वैल्यू हो गया साइन 120, साइन 120 का वैल्यू हो गया √3/2 और नीचे हम लोगों के पास है 10। तो ये वैल्यू हो गया हम लोगों का 225 इंटू √3/20 और 20 से 225 को कट किए तो इट इज समवेयर 11.25 11.25, चलो मानते 11.25 √3। 11.25 √3 तो बहुत बड़ा है ना 5 मीटर से, तो हम तो ये बोलेंगे कि हाँ ये डायरेक्टली जाके हिट करेगा। लेकिन जानते हो इस क्वेश्चन में हम तुमको एक चीज रोक के समझाना चाहेंगे कि देखिए वर्टिकल वॉल का हाइट नहीं दिया है, वर्टिकल वॉल कितना होगा। अगर वर्टिकल वॉल का हाइट नहीं दिया है तब तो हम ये मानेंगे कि वॉल बहुत हाइट तक है, इसलिए ये जाएगा और ये हिट करेगा। आप ऐसे मानो कि यहां से निकल के जब हम यहाँ पे √3 का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो देखिए 11.25 को आप 1.73 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये लगभग कितना आता है 11.25 इंटू 1.73। रुको जरा हम कर ले, नहीं तो कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ ना हो जाए। 11.25 इंटू 1.73 तो ये लगभग है ना 19.4 के आसपास आता है, 19.46 मीटर के आसपास आता है। तो 19.46 मीटर दूर जाके ये गिरेगा, 19.46 मीटर दूर जाके ये गिरेगा, ऐसा मान लो। अब तुम्हारा ये 5 मीटर नहीं है, ये 5 मीटर तो अभी छोटा होगा। 5 मीटर का जो बात है वो अब ऐसे मान के चलना ना कि यहां से लेके यहीं पे कहीं वॉल है 5 मीटर, तो जरूर ये वर्टिकल वॉल से टकराएगा। ये तुम्हारा वर्टिकल वॉल है, ये तुम्हारे वर्टिकल वॉल से टकराएगा। ठीक है, जरूर टकराएगा क्योंकि ये दूर तक जा रहा है। वर्टिकल वॉल के बारे में हाइट तो दिया नहीं है, तो ये टकराएगा, उससे टकराएगा। लेकिन इमेजिन जब क्वेश्चन का दूसरा लाइन बोला जा रहा है कि अगर ये वर्टिकल वॉल 22 मीटर दूर हो, ये याद रखना 19.46 आया। 22 मीटर बोलने का मतलब है इससे दूर अगर वर्टिकल वॉल रखोगे तब तो ये डायरेक्टली जाके नहीं ना टकराएगा। तो 5 मीटर पे अगर वर्टिकल वॉल है तब तो ये टकराएगा, लेकिन अगर ये 22 मीटर पे वर्टिकल वॉल है, जैसे क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा बोल रहा है कि 22 मीटर पे रखे वर्टिकल वॉल,
तो 22 मीटर पे वर्टिकल वॉल रखोगे तो नो डायरेक्ट कोलिजन, यहाँ पे डायरेक्ट टक्कर नहीं होगा। कोलिजन मतलब टक्कर, यहाँ डायरेक्ट टक्कर नहीं होगा, यहाँ पे डायरेक्ट टक्कर होगा, डायरेक्ट कोलिजन होगा। तो हम लोग डाटा से निकाल ले, लेकिन ये क्वेश्चन है ना, ये कहता है कि आपको वर्टिकल वॉल का हाइट बहुत लेके चलना है, क्योंकि उसके हाइट के बारे में कोई जिक्र नहीं है। क्वेश्चन बहुत अच्छा होता है अगर वर्टिकल वॉल का भी कुछ हाइट दे दिया जाता है। चलो ये है तुम्हारे पास जो है सामने है। आइए थोड़ा और आगे बढ़े। 89 लिखा, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल बिटवीन द इंस्टेंट इट क्रॉसेस हाफ द मैक्सिमम हाइट it is projected with a speed u at an angle theta with the horizontal. This question is very simple but still very conceptual. आप पहले ले एक प्रोजेक्टाइल, और प्रोजेक्टाइल का जनरल एस्पेक्ट्स आप यहाँ पे समझ के ड्रॉ कर ले। चलिए एक प्रोजेक्टाइल है, उसको आप है ना u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किए हैं। जब आप उसको u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किए एट एन एंगल थीटा, तो वो कुछ इस तरह का पाथ फॉलो करता हुआ कहीं जाके गिरा। ड्यूरिंग इट्स मोशन वो एक समय अपने मैक्सिमम हाइट पे होगा। अब मान लो जैसे ए से चला, बी है इसका मैक्सिमम हाइट, और फिर सी पे जाके लैंड किया। तो अगर हम तुमसे ये पूछें कि ए से बी तक का वर्टिकल, ए से बी तक का एवरेज वेलोसिटी चाहिए, याद रखना एवरेज वेलोसिटी। एक मिनट। द इंस्टेंट इट क्रॉसेस हाफ द, find the average velocity of the projectile between the instant it crosses half the maximum height. Find the average velocity of the projectile between the instants it crosses half the maximum height. अब देखो जरा चीज को समझो। दो बार ऐसा होगा जब ये अपने मैक्सिमम हाइट के हाफ पे होगा। यहां से देखो, यह है इसका मैक्सिमम हाइट, यह इसका मैक्सिमम हाइट। तो दो बार ऐसा होगा जब ये अपने मैक्सिमम हाइट के हाफ पे होगा। हम आपको समझाते हैं। यहां से लेके यहां तक समझिए, एक बार जब ये प्रोजेक्टाइल नीचे से ऊपर जा रहा था उस समय ये मैक्सिमम हाइट के हाफ पे होगा, और दूसरी बार जब ये ऊपर से नीचे आ रहा था उस समय ये मैक्सिमम हाइट के हाफ पे होगा। उस समय ये मैक्सिमम हाइट के हाफ पे होगा, मैक्सिमम हाइट का हाफ। समझने का कोशिश ऐसे कीजिए कि ए बी सी के साथ इस पॉइंट को आप एक डी नाम दे दीजिए, इस पॉइंट को आपको ई नाम दे देना है। मतलब आपको डी से ई तक इसको निकालना है डिस्प्लेसमेंट, और दोनों के बीच का निकालना है टाइम का डिफरेंस। हम आपसे ये कह रहे हैं, क्या यहां से जब हम इस पॉइंट को मिलाएंगे तो इसमें हम ये वर्टिकल हाइट h/2 लिख सकते हैं, और यहां से यहां तक के दूरी को x1 लिख सकते हैं। उसी तरह जब हम यहां से इसको मिलाएंगे ऐसे नीचे, तो इसको फिर से हम वर्टिकल हाइट में h/2 लिख सकते हैं, और इस दूरी को हम यहां से मतलब शुरुआत से a से लेके यहां तक के डिस्टेंस को हम x2 कह सकते हैं, है ना, ये x2। समझिए समझिए। According to equation y is equals to x tan theta minus gx square by 2u square cos square theta, ये तुमको बताता है कि सेम वर्टिकल हाइट दो बार अचीव होता है। तो आपको एक बार एक टाइम t1 लेना है जहां हम लोग इस वर्टिकल हाइट h/2 को अचीव किए, उसके लिए x1 निकाल लेंगे, और फिर हम एक बार टाइम t2 निकालेंगे जहां हम लोग ये वर्टिकल हाइट अचीव किए, और x2 निकाल लेंगे। इस पूरे प्रोसेस में जो मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो तो सेम रहेगा। तो चलिए आपके पास हम एक इक्वेशन लिखते हैं, और वो इक्वेशन है आपका sy इज इक्वल्स टू uy/t प्लस हाफ एक्सलेशन y एंड t स्क्वायर। थोड़ा देखते चलना। sy के जगह पे हम h/2 लिखें, अकॉर्डिंग टू योर फिगर uy को ऐसे ही रहने दो, इस टाइम को हम t लिखें, और फिर हाफ एक्सलेशन y में -g लिख के t स्क्वायर लिखें। तो हमारे पास
इक्वेशन हो गया h/2 UYT माइनस हाफ GT स्क्वायर। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सेट करना है। हाफ GT स्क्वायर माइनस UYT और प्लस h/2 इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C इज इक्वल्स टू 0, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट होता है। अब इसमें जो रूट आप लिखते हो, क्या रूट का फॉर्मूला याद है? -B प्लस माइनस √B स्क्वायर माइनस 2AC बाई 2A, यही होता है ना, -B प्लस माइनस √B स्क्वायर माइनस 2AC बाई 2A। तो ये वैल्यू आएगा अपना माइनस B के जगह पे माइनस UY प्लस माइनस √B स्क्वायर। B स्क्वायर कहने का मतलब UY का स्क्वायर -2। A के जगह पे क्या है? A के जगह पे क्या है? देखो, A के जगह पे है G/2 और C के जगह पे क्या है? H/2। और नीचे आपका होगा पूरा का पूरा आएगा 2 A के जगह पर G/2। तो जरा देखते चलिए, थोड़ा कंसेप्ट दिमाग में रखिए, क्वेश्चन बड़ा है, जगह भी नहीं। ऊपर से चलते हैं या यहाँ पे, जैसे इक्वल्स टू UY प्लस माइनस √UY का स्क्वायर माइनस 2 कट गया G H/2। H/2 थोड़ा समय लेते हैं, आराम से बनाते हैं। और नीचे है मेरा 2 कट गया, 2 कट गया, तो ये G बच गया नीचे। तो मेरे टाइम का वैल्यू आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर चलता, मेरे टाइम का वैल्यू आया UY प्लस माइनस √UY का स्क्वायर माइनस GH/2/G √UY का स्क्वायर माइनस GH/2 और नीचे एक G है। थोड़ा H का वैल्यू पुट कर रहे हैं, UY प्लस माइनस UY का स्क्वायर सही है, माइनस G/2 सही है, और H में होता है क्या? UY स्क्वायर बाई 2G, यही पढ़े हैं ना हम लोग। तो ये G से G कटा, G से ये G कटा, और नीचे हम लोगों के पास है G। तो यहाँ पे आ गया ये UY प्लस माइनस √UY का स्क्वायर और माइनस UY का स्क्वायर बाई 2 to 4, और नीचे ध्यान रखना G है, नीचे ध्यान रखना G है। तो अभी हमारे पास ये T आ रहा है UY प्लस माइनस देखो 4UY स्क्वायर माइनस UY स्क्वायर दैट इज 3 ऑफ UY स्क्वायर बाई 4, और नीचे आएगा हम लोगों का G। सही है, चलो इसका स्क्वायर रूट ले लो। तो T विल बी इक्वल्स टू UY प्लस माइनस √3/2 UY बाई G। अब यहां से आपको टाइम का 2 वैल्यू मिलेगा। देखिए, आपके पास बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा था ना, अभी हम आपके सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन सॉल्व भी कर रहे हैं। एक टाइम मिलेगा जिसमें आपके UY के साथ -√3/2 UY बाई G होगा, और एक टाइम आपको मिलेगा T2 मिलेगा जिसमें आपके UY के साथ प्लस √3/2 UY बाई G होगा। यही वो 2 टाइम है जहां प्रोजेक्टाइल 2 बार सेम वर्टिकल हाइट h/2 पर है।
सेम वर्टिकल हाइट h/2 पर है। ये दो टाइम है, ये t1 है मेरा और ये t2 है। t1 ऑब्वियसली छोटा है तो पहले वाला टाइम t1 है और बाद वाला टाइम t2 है। समझ पाए? uy माइनस √3/2 uy/g एंड uy प्लस √3/2 uy/g, ये चीज हमारे पास आया है। अब एक बार फिगर देख लीजिएगा ना तो आपका दिमाग और ठीक से इस चीज को समझ जाएगा। एक बार ध्यान से देखिए, देखिए दो बार आया था ना, एक t1 टाइम पे आया h/2 पर और एक t2 टाइम पे आया h/2 पर। तो हम लोग अभी तक t1 और t2 निकाल चुके हैं। अब अगर हमको x1 चाहिए, देखिए हमको बोला गया है क्वेश्चन में क्या कि आप निकालिएगा एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हमको चाहिए डिस्प्लेसमेंट और उस डिस्प्लेसमेंट के लिए टाइम का गैप, मतलब हमको d से लेके e तक का दूरी चाहिए। d से लेके e तक का दूरी, फिगर में देखना d से e तक का दूरी, और d से e तक का दूरी क्या है तो x2 माइनस x1 है, x2 माइनस x1 है। x2 और x1 कैसे निकालेंगे? क्या x1 के लिए ux इंटू t1 और x2 के लिए ux इंटू t2 कर ले? देखो x1 का वैल्यू है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी टाइम t1, सही है, और x2 का वैल्यू है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी टाइम t2। तो अगर हम तुमसे बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कितना है तो डिस्प्लेसमेंट है अपना x2 माइनस x1, और x2 माइनस x1 का मतलब है ux को कॉमन निकाल लो तो t2 माइनस t1। अब t1 और t2 का वैल्यू जो आप निकाल के रखे उसको एक बार लिख लो। ux t2 मेरा निकला था uy प्लस √3/2 uy/g, और t1 मेरा निकला था uy माइनस √3/2 uy/g। चलिए थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कीजिए, क्या uy कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस करके ये कुछ ऐसा आ रहा है ux। थोड़ा हम पूरा ब्रैकेट खोल दे, नीचे में g कॉमन ले लो, मतलब g एलसीएम ले लो, दोनों में है। तो यहां आ गया uy प्लस √3/2 uy माइनस uy और फिर से प्लस √3/2 uy। तो ये uy के साथ इस uy के साथ ये uy कटा और अपना डाटा कुछ इस तरह से आगे बढ़ा। तो योर डिस्प्लेसमेंट इज ux साथ में √3 uy, क्योंकि दोनों को ऐड कीजिएगा तो नीचे से 2 हट जाएगा और नीचे होगा g। सो इट इज √3 टाइम्स ऑफ ux uy/g, √3 टाइम्स ऑफ ux uy/g। सही है, इतना आया ना? ये डिस्प्लेसमेंट है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। अब अगर आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम गैप से डिवाइड कर दें, टाइम गैप तो फिर से t2 माइनस t1 आ रहा है, फिर इतना मेहनत क्यों किए? तो आप एवरेज वेलोसिटी अगर निकालना चाहते हैं तो आपके पास आएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और हम पीछे वाला कैलकुलेशन देख के अब हम ये सोच रहे हैं कि क्यों हम इतना टाइम इसमें लगा दिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में भी वो टाइम गैप था। डिस्प्लेसमेंट क्या था तुम देखो ना ऊपर, डिस्प्लेसमेंट था ux t2 माइनस t1, और टाइम गैप भी तो अपना वही है t2 माइनस t1। तो ये दोनों कट गया और जो उसका x के डायरेक्शन में वेलोसिटी था विच इज u cos थीटा, यही उसका एवरेज वेलोसिटी आया। जो x के डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी था u cos थीटा, वही उसका एवरेज वेलोसिटी आया। ठीक है, पूरा कैलकुलेशन अच्छे से समझिए। ठीक है, आंसर u cos थीटा आ गया। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप रट लीजिएगा कि u cos थीटा, आपको बनाना पड़ता है, आपको क्वेश्चन को हमेशा बनाना पड़ता है। ठीक है,
लास्ट में आपको दिख रहा है कि T2। अगर हम डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछे तो √3 टाइम्स ऑफ ux uy बाई जी है। आप उसमें भी T2 माइनस T1 से डिवाइड करते, फिर से वही T2 बाई T1 का वैल्यू पुट करते, तो कट के यही सब आता है। ठीक है, तो आप इस बात को समझिए कि जो हमारे पास ये पूरा का पूरा न्यूमेरिकल है वो आपको बताया कि कैसे आपको है ना पूरा न्यूमेरिकल प्रोसेस करना है। हाँ ठीक है, एवरेज वेलोसिटी आ गया, u cos थीटा आने दो, उससे क्या है। तो आपसे बोला गया था कि जब वो 2 बार मैक्सिमम हाइट के हाफ पे रहेगा तो उस टाइम इंटरवल के बीच का एवरेज वेलोसिटी बताओ। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या किए हैं कि एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी करके आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अल्फा बीटा 2 रूट के लिए सॉल्व किया गया, तो हमको 2 टाइम मिला, T1 और T2। दोनों टाइम T1 और T2 निकलने के बाद यहाँ रहा मेरा T1 और T2। फिर हम लोग आए कि चलो भाई डिस्प्लेसमेंट देख लेते कितना है। तो बिकॉज हमको डिस्प्लेसमेंट हॉरिजेंटल डायरेक्शन में दिख रहा था, तो हम ux इंटू टाइम गैप लगा दिए, ux इंटू टाइम गैप लगा दिए, x2 माइनस x1, ठीक है, T2 माइनस T1, और वहां से डिस्प्लेसमेंट में जब हम टाइम इंटरवल से डिवाइड किए तो एवरेज वेलोसिटी आ गया। क्लियर है? चलिए देख लीजिएगा ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। लंबा है तो क्या हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कुछ सिखा रहा है कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, सॉल्व करना है, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। लिखा है बॉम्ब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ प्लेन फ्लाइंग हॉरिजेंटली विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड सो दैट द बॉम्ब विल एक्सप्लोड वर्टिकली बिलो द प्लेन। Is the statement true if the plane flies with uniform speed but not horizontally? देखिए इसका आंसर होगा यस। अब हम ये क्वेश्चन आप पर छोड़ते हैं कि आप इसको खुद से एनालाइज करें कि हाउ दिस आंसर इज यस। ठीक है, आप खुद से सोचिएगा कि कोई प्लेन हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा, वो बॉम्ब को ड्रॉप किया तो बॉम्ब तो नीचे गिरेगा प्रोजेक्टाइल की तरह, लेकिन क्वेश्चन कहता है कि प्लेन से अगर आप बॉम्ब को देखिएगा ना तो बॉम्ब हमेशा प्लेन के नीचे ही रहेगा, ऐसा क्यों है? और अगर ये सही है तो एक्सप्लेन कीजिए। सही है, तो ये सही है, हम आपको बता दे रहे हैं। अब आप खुद से एक्सप्लेन कीजिएगा, और डाउट होने से तो फिर बैच है ही, बात कर लेंगे। क्वेश्चन 91 में लिखा है बॉय स्टैंडिंग ऑन अ लॉन्ग रेल रोड कार थ्रोज अ बॉल स्ट्रेट अपवर्ड। The car is moving on the horizontal road with an acceleration of 1 meter per second square and the projection velocity in the vertical direction is 9.8 meter per second. How far behind the boy will the ball fall on the car? देखिए, जब आपका कार आगे एक्सेलरेट हो रहा है तो प्रोजेक्टाइल जब आप बॉल को ऊपर फेंके ना, जरा इमेजिन करना उस सिचुएशन को जो तुम्हारे सामने हम रख रहे हैं। इसके ऊपर एक कार बना लो आप, ये कार है, ये मैन बॉय। देखो, ये अपने हाथ से बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया, ऊपर फेंका, ऊपर की तरफ फेंका। जब इस बॉल को ऊपर फेंका, उस समय हाथ से छूटने के बाद, हाथ से रिलीज होने के बाद, ये एक जनरल प्रोजेक्टाइल बन के रह गया, जिसमें बॉल ऊपर जाएगा, बॉल ऊपर जाएगा और फिर बॉल नीचे आएगा, क्योंकि वो आपके हाथ से रिलीज हो चुका है। तो वो तो वर्टिकली यहीं गिरेगा, लेकिन कार के साथ ये बॉय राइट की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है। तो एक्सेलरेशन होने से बॉय अब यहां नहीं रहेगा। मान लो ये फिगर t=0 टाइम पे था, तो जितने देर में बॉल ऊपर जाके जमीन पे लौटेगा, जितने देर में बॉल ऊपर जाके जमीन पे लौटेगा, बॉय यहां नहीं रहेगा, बॉय तब तक कुछ आगे खिसक चुका होगा कार के साथ। तो आपके पास बॉय का जो हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है, मतलब बॉल पीछे रह जा रहा है, बॉय आगे निकल जा रहा है, वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि नीचे वाला जो कार आपके पास है ना, उसमें एक एक्सेलरेशन है।
नीचे वाला जो कार आपके पास है उसमें एक एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। आपको बस ये पता करना है कि बॉल जो ऊपर गया है, बॉल को फेंका गया था 9.8 मीटर पर सेकंड से, उसको ऊपर जाके नीचे लौटने में कितना समय लगा। तो देखिए हम 9.8 मीटर पर सेकंड देख रहे हैं, ऊपर का फाइनल वेलोसिटी 0 देख रहे हैं, तो हम तो सीधा जानते हैं कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगना है यहाँ पर, एंड 0 इज इक्वल्स टू यू माइनस जी टी। तो आपको टॉप पॉइंट पहुंचने में जो समय लगेगा वो u बाई जी होगा। अब u आपका 9.8 दिया है, g भी बोला है 9.8 ले लेने। इसका मतलब ये है कि बॉल को मैक्सिमम हाइट पहुंचने में 1 सेकेंड लगेगा। सो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो बॉल का होगा वो 2 सेकेंड है। 1 सेकेंड ऊपर जाने में, 1 सेकेंड नीचे आने में। बॉल को ऊपर जाने में 1 सेकेंड लगेगा और बॉल को नीचे आने में 1 सेकेंड लगेगा। तो कुल मिला के 2 सेकेंड में बॉल वापस यहाँ आके गिरेगा। तो 2 सेकेंड में आप ये चेक कीजिए ना कि आपका ये जो रेल रोड कार है वो आगे की तरफ कितना बढ़ेगा, ये 2 सेकेंड में कितना आगे बढ़ेगा ये निकालिए। तो जो हमारा 2 सेकेंड में ये डिस्टेंस कवर कर रहा है कार, रेल रोड कार जो डिस्टेंस कवर कर रहा है 2 सेकेंड में, दैट विल बी इक्वल्स टू एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसमें आपका कार का इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 1/2 एक्सेलरेशन मान लो हम लोग 1 लेके चल रहे क्वेश्चन में, और 2 सेकेंड का स्क्वायर। तो क्या यहाँ से 2 मीटर आया? इसका मतलब मैन जो है वो 2 मीटर आगे खिसक जाएगा, कार के साथ मैन आगे चला जाएगा और बॉल पीछे 2 मीटर गिरेगा। मैन आगे निकल गया है 2 मीटर क्योंकि कार में एक्सेलरेशन था। बार बार वर्ड बोल रहे कार में एक्सेलरेशन था। अगर कार में एक्सेलरेशन नहीं होता तो उसके हाथ में वापस बॉल गिरता, क्योंकि दोनों का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एक ही है। जितना कार का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा, बॉल का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उतना ही होगा। इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम इनिशियल वेलोसिटी जो यहाँ पे हम 0 लिख दिए ना, इसका मतलब है कि रिलेटिव वेलोसिटी उनके बीच है ना 0 है। हॉरिजेंटली जितना कार का वेलोसिटी था, बॉल का वही वेलोसिटी था। कब? जब वो बॉल रिलीज हुआ। लेकिन बिकॉज कार एक्सेलरेट है तो उसका स्पीड, बॉल जब हवा में था तो भी बढ़ रहा था कार का स्पीड। इस वजह से बॉल पीछे रह गया, मैन आगे रह गया। मैन आगे चला गया, बॉल पीछे रह गया। कितना मैन आगे चला गया? 2 मीटर। 2 मीटर पीछे बॉल गिरेगा। ठीक है, कैलकुलेशन से ज्यादा इस क्वेश्चन के कंसेप्ट पे ध्यान देना। कार एक्सेलरेटेड था इसलिए बॉल पीछे गिरा। अगर कार में एक्सेलरेशन नहीं होता तो बॉल उसी के हाथ में गिरता। ठीक है, आगे लिखा है स्टेयर केस कंटेन 3 स्टेप्स इच 10 सेंटीमीटर हाई and 20 centimeter wide. What should be the minimum horizontal velocity of the ball rolling off the uppermost plane so as to hit directly the lowest plane? देखिए, डायरेक्टली लोएस्ट प्लेन को हिट करने के लिए जो हम फिगर बना रहे हैं उसको थोड़ा बस समझ लीजिए। आप चाहते हैं कि डायरेक्टली ये लोएस्ट पॉइंट को हिट करे, तो उसके लिए कंडीशन ऐसा हो कि आप कुछ ऐसे स्पीड से इसको फेंकें कि वो ये पाथ फॉलो करता हुआ यहां से टच करता हुआ नीचे जाके गिरे। जब हम बोल रहे हैं कि यहां से टच करता हुआ नीचे जाके गिरे, तो इसका मतलब है कि ये एक तरह का प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरीके का बना। ये इतना ही प्रोजेक्टाइल। अब क्वेश्चन में बोला है कि 10 मीटर हाइट है हर स्टेयर का, 10 सेंटीमीटर हाइट है, 10 सेंटीमीटर हाइट है, और 20 सेंटीमीटर विड्थ है, 20 सेंटीमीटर विड्थ है। तो आप ही देख लीजिए ना, क्या आप इसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के कैटेगरी में डाल सकते हैं? क्या आप इस फिगर को हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की तरह ट्रीट कर सकते हैं? यहां तक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, जिसमें आपका वर्टिकल हाइट 2 स्टेयर का 20 सेंटीमीटर होगा, और जब आप प्रोजेक्टाइल को यहां से फायर करेंगे किसी यू से, तो जो वो रेंज फॉलो करना चाहिए वो 20 और 20 40 सेंटीमीटर होना चाहिए।
वर्टिकल हाइट 10 और 10 20 सेंटीमीटर और हॉरिजेंटल रेंज 20 और 20 40 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब आराम से आप लगाइए हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल का कंसेप्ट और ले जाके यहाँ पे है ना यू का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। सबसे पहले देखिए कि यहाँ हिट करने में समय कितना लगेगा, तो आपको पढ़ा दिया गया है √2h/g। और फिर यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होता है, जैसे यहाँ पे 40 सेंटीमीटर है, मीटर में बदल लीजिए तो ये होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। आराम से यहाँ से वेलोसिटी निकाल लीजिए, बस इतना ही छोटा है, ठीक है। लेकिन ये स्टेयर वाला न्यूमेरिकल है बहुत फेमस, ये अलग अलग जगह पूछा जाता है, तो थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। स्टेयर, आगे बढ़ते हैं। A person is standing on a truck moving with velocity of 14.7 meter per second on horizontal road। देखो याद करो, यहाँ ध्यान रखना, 14 मीटर पर सेकेंड से ट्रक है ना हॉरिजेंटल रोड पे चल रहा है। A man throws a ball in such a way that it returned to the truck after the truck has moved 58.8 मीटर। तो जब ट्रक 58.8 मीटर चला, सोचना ध्यान से, वेलोसिटी ऑफ ट्रक कितना था भाई, तो 14.7 मीटर पर सेकेंड। और कितना डिस्टेंस ट्रक चला, तो बॉल वापस आ गया 58.8 मीटर। इसका मतलब कि जो यहाँ टाइम है वो आपका डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, कहने का मतलब 4 सेकेंड है। आप ट्रक का क्वेश्चन अच्छे से समझिएगा, ट्रक का वेलोसिटी है 14.7 मीटर पर सेकेंड। आप एक बॉल को ऊपर फेंके और बॉल वापस से आपके हाथ में ही आ गया। हम फिर से बोल रहे हैं कि दो न्यूमेरिकल पहले हम बात कर रहे थे कि बिकॉज कार एक्सेलरेटेड है इसलिए बॉल पीछे गिरा था। अब इस न्यूमेरिकल में आपके पास आ गया कि कार एक्सेलरेटेड नहीं है, जो ट्रक है वो एक्सेलरेटेड नहीं है। तो आप अगर बॉल को हवा में फेंकिएगा तो वापस से वो आप ही के हाथ में आएगा, पीछे नहीं गिरेगा इस बार, क्योंकि वो एक्सेलरेशन नहीं। तो बोला कि कितने देर में वापस से बॉल आपके हाथ में रिटर्न आ जा रहा है, तो जब ट्रक 58.8 मीटर चलता है, तो ट्रक को 58.8 मीटर चलने में जो टाइम लगा है वो 4 सेकंड है। इसका मतलब बॉल हवा में 4 सेकंड रहा होगा, इसका मतलब बॉल हवा में 4 सेकंड रहा होगा, तभी ना 4 सेकंड के बाद वापस हाथ में आ गया। फाइंड द स्पीड एंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एज सीन फ्रॉम द ट्रक। देखिए ट्रक से तो अगर आप देखिएगा ना, अगर आप ट्रक से देखिएगा तो ये एक रिलेटिव मोशन है, और रिलेटिव मोशन होने की वजह से आपको स्ट्रेट लाइन मोशन दिखाई देगा। स्ट्रेट लाइन मोशन होगा जिसमें बॉल केवल ऊपर जाएगा और वापस आएगा। ट्रक के रिस्पेक्ट में, ट्रक खुद चल रहा है तो ये एक रिलेटिव मोशन है जिसमें बॉल ऊपर जाएगा और वापस आएगा, बस। एज सीन फ्रॉम द ग्राउंड, हाँ आप ग्राउंड से देखिएगा तो ये एक प्रोजेक्टाइल। ट्रक के रिस्पेक्ट में देखिएगा तो ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन है। ट्रक के रिस्पेक्ट में ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन है, लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। देखिए ये एक ट्रक जिसका फॉरवर्ड वेलोसिटी है 14.7 मीटर पर सेकेंड। तो जब आप अपने हाथ से बॉल को फेंकते तो आप केवल ऊपर हैं, चलिए मान लीजिए आप V1 से ऊपर फेंके, लेकिन आपके हाथ से रिलीज होने के बाद बॉल के पास ये 14.7 मीटर पर सेकेंड भी हॉरिजेंटल वेलोसिटी है। विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक अगर बात करोगे, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक, तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी दोनों का कट जाता है और बॉल केवल तुमको ऊपर जाएगा और वापस आएगा, तुमको ऐसा दिखेगा। लेकिन अगर आप विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बात करेंगे, अगर आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, तो आपका जो बॉल है, जो ये बॉल है, उसके पास दो वेलोसिटी, एक अपवर्ड वेलोसिटी है जो V1 और एक हॉरिजेंटल वेलोसिटी है जिसको आप 14.7 मीटर पर सेकेंड लिखेंगे, जितना कि ट्रक का था, जितना कि ट्रक का अपना वेलोसिटी था। और इस वजह से इन दोनों कंपोनेंट की वजह से जो तुम्हारा बॉल है
वो तुमको इसके बीच कहीं चलता हुआ दिखाई देगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, एंड इट इज अ प्रोजेक्टाइल। और ये प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह काम कर रहा है। जितने देर में वो यहां पहुंचा, ट्रक वापस पहुंच गया और ये फिर से मैन के हाथ में ही आके गिर गया, ये मैन के हाथ में ही आके गिर गया। तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मोशन ऑफ बॉल इज प्रोजेक्टाइल। मोशन ऑफ बॉल इज प्रोजेक्टाइल, बट विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक मोशन ऑफ बॉल इज स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। आप आराम से यहाँ पे देखिए, आपका टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया है ना, आपका टाइम ऑफ फ्लाइट तो 4 सेकेंड मिल गया है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है ना, टू वेलोसिटी का y कंपोनेंट बाई जी। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ 2 लिखिए, वेलोसिटी के y कंपोनेंट में v1 है और g के जगह पे 10 है। तो क्या मेरे v1 का वैल्यू आया 20 मीटर पर सेकेंड। तो जिस वेलोसिटी से इसको फेंका गया है ऊपर, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया। आप जो बोलेंगे ध्यान से आंसर देने का कोशिश करना। देखो, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक, वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक, अगर हम x में बात करें तो आंसर है 0, क्योंकि दोनों के पास x के डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी। लेकिन वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक अगर हम y में बात करें तो आंसर है v1, दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड। ट्रक के रिस्पेक्ट में बॉल केवल स्ट्रेट लाइन दिखाएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। लेकिन अगर आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो बॉल का मोशन होगा प्रोजेक्टाइल मोशन, बॉल का मोशन होगा प्रोजेक्टाइल मोशन। बेहतरीन क्वेश्चन। लिखा है द बेंचेस ऑफ ए गैलरी इन ए क्रिकेट स्टेडियम आर 1 मीटर वाइड, 1 मीटर हाई। The batsman strikes the ball at a level 1 meter above the ground and it hits a mammoth sixer. The ball starts at 35 meter per second at an angle of 53 with the horizontal. The benches are perpendicular to the plane of the motion and the first bench is 110 meter from the batsman. On which bench will the ball hit? हम तुमको कुछ मेथड बता देते हैं, करना काम। फर्स्ट निकालो रेंज, और ये रेंज 110 मीटर से ज्यादा आएगा। अब 110 मीटर से रेंज जितना भी आएगा, तुम्हारा काम है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी लगाना। ये जितना भी आएगा उसके बाद सोचना कि 110 मीटर के बाद, देखिए ये मेरा क्रिकेट स्टेडियम है, हम आपको दिखाते हैं। ये मान लीजिए क्रिकेट स्टेडियम है, यहाँ बाउंड्री है, यहाँ के बाद है ना 1-1 मीटर के गैप पे ये बेंचेस है लगा हुआ है। तो आप जब यहाँ से क्रिकेटिंग शॉट मारते हैं तो बॉल जाके किस बेंच पे हिट करेगा, पहले तो आप रेंज निकालिए, क्योंकि ये तो 110 मीटर, आपको पता तो चले कि 110 मीटर से दूर होगा तभी तो 6 जाएगा। तो हम आपको बोल रहे हैं कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है मैमथ सिक्सर जो इस बात का कंफर्मेशन है कि हाँ भाई 6 तो मारा है। तो रेंज निकालिए, 110 मीटर से ज्यादा आएगा, फिर आप काउंट कर लीजिएगा कि कितने दूर जाके वो गिरा। 1-1 मीटर, 1-1 मीटर का गैप है, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर का गैप है सब। और वहां से आप काउंट कर लीजिए कि कौन से रो के बेंच को है ना जाके बॉल हिट किया है। ठीक है, लिखा है मैन इज सिटिंग ऑन द शोर ऑफ ए रिवर, ही इज इन द लाइन ऑफ ए 1 मीटर लॉन्ग बोट, 1 meter long boat and is 5.5 meter away from the center of the boat. He wishes to throw an apple into the boat. If he can throw the apple only with a speed of 10 meter per second, find the minimum and maximum angle of projection. Conditions सोचने का कोशिश करो। मान लो यहां तुम्हारे पास एक बोट है, थोड़ा 2 बन गया, एक हटा। ये तुम्हारे पास एक बोट है और इस बोट का अपना एक विड्थ है 1 मीटर। आप यहां खड़े हैं, मान लीजिए आप यहां खड़े, आप इस पर्टिकुलर बोट से
5.5 मीटर दूर खड़े। आप यहाँ पे जब किसी बॉल को या किसी भी पर्टिकुलर एप्पल को फेंकेंगे, एप्पल को, तो वो 10 मीटर पर सेकंड से आप फेंकेंगे। तो देखिए, एक बार आप फेंकिएगा, चाहिएगा कि बोट में गिरे, तो आपका कुछ इस तरह का कंसेप्ट होना चाहिए कि हाँ भाई यहाँ गिरेगा तो भी हम मानेंगे कि बोट में गिर गया। और दूसरी बार जब आप फेंकिएगा तो आप ये कोशिश कीजिएगा कि भाई यहाँ कम से कम तो गिर जाए, तब भी तो ये बोट में जाएगा। तो रेंज आप दो बार लो। एक बार आपके पास यू स्क्वायर साइन टू थीटा 1 होगा बाई जी, और इसको आप इक्वेट करो 5.5 मीटर से, और फिर आप यहां से थीटा 1 निकाल लो। और सेकेंड केस में रेंज निकालो, जिसमें होगा यू स्क्वायर साइन टू थीटा 2 नया थीटा बाई जी, और इस बार आप रेंज लो एक्चुअली 6.5 मीटर। इस तरह से आप दो बार अलग अलग रेंज लेके, एक बार 5.5 मीटर, आप दोनों केस में यू सेम लीजिएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो ऑब्वियसली आपका थीटा 1 और थीटा 2 दो वैल्यू आएगा, और वही थीटा 1 थीटा 2 बताएगा कि आप कहां से कहां के बीच मिनिमम एंगल और मैक्सिमम एंगल कितने के बीच आप प्रोजेक्ट करेंगे ऐसे एप्पल को कि वो जाके है ना बोट में गिरेगा, बोट के अंदर गिरेगा। समझे? चलिए बढ़िया। ठीक है, तो ये दो एंगल आप यहां से निकालें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर। लिखा है अ रिवर 400 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड. A boat is sailing at a velocity of 10 meter per second with respect to the water in the direction perpendicular to the river. Find the time taken by boat to reach the opposite bank. और भी है how far from the point directly opposite to the starting point does the boat reaches the opposite bank. देखिए, हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम बस आपके लिए है ना एक छोटा सा फिगर बना दे ताकि आप इस सिचुएशन को एक बार रिकॉल कर ले, क्योंकि ये बहुत डिटेल में आपके सामने पढ़ा दिया गया है। ये मेरा रिवर है, ये आपके पास रिवर का वेलोसिटी का डायरेक्शन है, और ये डायरेक्शन है जिसमें हमारा बोट सेल कर रहा है। एकदम ऐसे मेंशन कि जो हमारा वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है, वो हमारे रिवर करंट का जो वेलोसिटी है उसके ऊपर परपेंडिकुलर। जो हमारा रिवर करंट का वेलोसिटी है, ये रिवर करंट का वेलोसिटी है उसके ऊपर परपेंडिकुलर। तो आपको भी मालूम है ए से चलेंगे तो हम लोग बी तो नहीं पहुंचेंगे, बी के जगह हम लोग पहुंच जाएंगे कहीं सी, है ना? ये हम लोग पहले से करके रखे हैं। ए से चलेंगे तो हम लोग बी नहीं पहुंचेंगे, बी के जगह कहीं पहुंच जाएंगे सी। आपको क्वेश्चन में रिवर का विड्थ दिया हुआ है 400 मीटर, आपको ये वेलोसिटी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, और आपके पास रिवर करंट का वेलोसिटी दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड। आराम से निकालिए टाइम, बोलिएगा तो हम एक लाइन में लिख देंगे यहाँ पर। टाइम विल बी इक्वल्स टू विड्थ ऑफ रिवर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। भाई 400 मीटर है और 10 मीटर पर सेकेंड से आप पार कर रहे हो, तो आपका आ गया 40 सेकेंड। बोला गया है कि इसमें कितना दूर अपोजिट बैंक पे हम लोग शिफ्ट करेंगे, मतलब ये बीसी आपको निकालना है। तो बी से सी, थोड़ा सा थ्योरी का एक बार कॉपी देख लीजिएगा, एकदम यही चीज आपको पढ़ा के दिया गया है। यहाँ 2 होगा, यहाँ 40, तो भाई आप 80 मीटर दूर जाके पहुंचिएगा अपोजिट बैंक पे। तो चलिए, बात बात में बन भी गया। ठीक है, तो ऐसी चीज रखना है। एक बार जरूर थ्योरी का कॉपी यहाँ पे पढ़ लीजिएगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा, क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे कुछ है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। देखो, लिखा है स्विमर विशेस टू क्रॉस 500 मीटर वाइड रिवर flowing at 5 kilometer per hour. His speed with respect to water is 3 kilometer per hour. If he heads in a direction making an angle theta with the flow, find the time he takes to cross the river. Find the shortest possible time to cross the river. This question is very very good. क्वेश्चन पढ़ने में जरा एक चीज ध्यान देना कि जो हमारे रिवर का वेलोसिटी दिया है वो दिया है आपका 5 किलोमीटर पर आवर,
और जो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर दिया है वो आपके पास है केवल 3 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन ये कहता है कि रिवर के डायरेक्शन के साथ मेक्स एन एंगल थीटा विद द फ्लो, मतलब कहा गया जी मान लीजिए जैसे ये हमारे रिवर का एक शोर है और ये रिवर का दूसरा शोर है। रिवर का वेलोसिटी सपोज राइट की तरफ आप दिखा रहे हो यहाँ पर, ठीक है, और ये हम लोगों के पास एक परपेंडिकुलर लाइन है। अब आप इस केस में बोला जा रहा है ये कि जो आपका हेड है वो कुछ इस तरीके का एंगल फॉर्म करता है, सपोज कुछ भी एंगल है, यहाँ पे ये थीटा एंगल फॉर्म करता है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर एंड दिस इज रिवर करेंट। तो बोला गया कि देखो जरा इस केस में जो मेरा बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है, बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है, उसका दो कंपोनेंट आएगा। जैसा कि हमेशा हम लोग न्यूमेरिकल्स में काम करते हैं वैसे काम कर ले कि आपके पास जो रिवर करंट है, रिवर करंट है उस डायरेक्शन में मेरे बोट का वेलोसिटी, बोट नहीं स्विमर, स्विमर का वेलोसिटी का एक कंपोनेंट आएगा और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। परपेंडिकुलर डायरेक्शन, अगर हम आपसे पूछे इधर वाला कंपोनेंट कितना है तो बोट, बोट नहीं बोट लिख रहे हैं, ऊपर स्विमर है चलिए ना इसी को बोट कर देते हैं। बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर का कॉस थीटा कंपोनेंट इधर है और बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर का साइन थीटा कंपोनेंट इधर है, ठीक है। तो जरा जरा गौर कीजिए कि शॉर्टेस्ट है, फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम टू क्रॉस द रिवर, और कुछ ऐसा पूछा है। तो अभी हम आपसे ये पूछे कि अगर यहां से यहां तक का विड्थ डी है, देन टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, रिवर को पार करने में जो समय लगेगा वो कितना है। तो पूरा विड्थ ऑफ द रिवर में जो कंपोनेंट उसको पार कराने का काम कर रहा है बी आर साइन थीटा, उसको आप ले लीजिए, इतना टाइम लगेगा, ठीक है ना। ये थीटा एंगल पे अगर लेगा तो ये, फिर आपसे बोला गया कि शॉर्टेस्ट टाइम बताइए जिसमें वो रिवर को पार कर ले। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, शॉर्टेस्ट टाइम टू क्रॉस द रिवर, सबसे कम समय उसको लगे। देखिए आपके पास जो टाइम का फॉर्मूला आया है वो है विड्थ ऑफ द रिवर डिवाइडेड बाय बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर का साइन थीटा। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये टाइम मिनिमम हो, सबसे कम समय हो, तो याद रखिए आपको साइन थीटा को मैक्सिमम करना पड़ेगा। साइन थीटा मैक्सिमम, इसका मतलब ये होता है कि जो आपके पास थीटा का वैल्यू है वो 90 डिग्री होगा, और 90 डिग्री का मतलब ये होता है कि भाई देखो अगर मेरा रिवर का फ्लो राइट की तरफ है, ये अगर मेरे वेलोसिटी ऑफ रिवर का है, तो आपका जो बोट या स्विमर का जो वेलोसिटी है वो इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, यही है, तभी ना ये थीटा 90 है। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर जो है वो रिवर करंट के ऊपर परपेंडिकुलर होना चाहिए, तब उसको मिनिमम समय लगेगा। अगर कोई बोल दे कि मिनिमम टाइम कितना लगेगा ये निकाल लो, तो वही विड्थ लेना और बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर लेना और साइन थीटा की जगह 1 पुट करके अपना सॉल्व कर लो, जो आएगा वो आंसर होगा। तो मिनिमम टाइम का कंडीशन ये बनता है, मिनिमम टाइम का कंडीशन ये बनता है, ठीक है। मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर ये रहेगा आपके पास। चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा कंसिडर द सिचुएशन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम, द मैन हैज टू रीच द अदर शोर एट द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। If he reaches the other shore somewhere else, he has to walk down to his point. Find the minimum distance that he has to walk. Find the minimum distance that he has to walk. तो जरा गौर करें,
आपको प्रीवियस प्रॉब्लम को ही लेके चलना है। तो प्रीवियस प्रॉब्लम में जब आप इस तरीके से मोशन कराइएगा तो भाई इतना टाइम लगेगा पार करने में, लेकिन जब आप चलिएगा ए से तो आप बी पे थोड़ी ना पहुंचिएगा, बी के जगह आप पहुंच जाइएगा सी पर। मतलब आप पहुंच जाएंगे इस सी पर। सी कहने का मतलब हो गया ये, सही। तो आपसे बोला जा रहा है कि ये मिनिमम डिस्टेंस कितना है, बी से सी तक का दूरी कितना है। तो हम आपसे एक सिंपल सा चीज पूछते हैं, अगर आपको इस न्यूमेरिकल में बी से सी तक का दूरी पूछ लिया गया तो जो हमारा रिवर करंट का वेलोसिटी है उसको जो आप टाइम का मिनिमम वैल्यू निकाले उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। रिवर करंट का वेलोसिटी अगर आप ऊपर डाटा देखेंगे तो वो हम लोग का 5 किलोमीटर पर आवर है, 5 किलोमीटर पर आवर। और उस 5 किलोमीटर पर आवर से फिर आपको ये नीचे का कैलकुलेशन देखना है। तो आपके पास रिवर करंट का वेलोसिटी ये 5 किलोमीटर पर आवर आ गया, और टाइम जो आप मिनिमम निकाल के रखे हैं विड्थ ऑफ द रिवर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। आराम से सॉल्व करो, जो आएगा वही आंसर होगा। यही मिनिमम डिस्टेंस कि बी से सी तक का जो दूरी है वही आदमी चल के वापस आएगा और फिर अपने डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट्स पे पहुंच जाएगा। यही क्वेश्चन था आपका पास 98। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, एन एरोप्लेन हैज टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू अनदर पॉइंट बी 500 किलोमीटर अवे ड्यू 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, ये आप खुद से बनाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को अपने से ट्राई कीजिएगा, रिलेटिव मोशन पे बेस्ट है। और एक दो क्वेश्चन आपको भी खुद से कोशिश करना चाहिए, भले चलिए थोड़ा दिमाग लगाइएगा ना, अपने से बनाइए। लिखा है, टू फ्रेंड्स ए एंड बी आर स्टैंडिंग अ डिस्टेंस x अपार्ट इन एन ओपन फील्ड एंड विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम ए टू बी। अ बीट ड्रम। ये देखिए, ये बीट वाला जो क्वेश्चन है ना, हम इसलिए आपके सामने यहाँ पे हम रखे हैं क्योंकि इस न्यूमेरिकल को आप ट्राई ना करें। ये वेव मैकेनिक्स पे बेस्ट क्वेश्चन है, वेव मैकेनिक्स। ठीक है, तो वेव मैकेनिक्स आपको दूर दूर तक अभी इसका नॉलेज है नहीं, तो छोड़ दो इसको। ठीक है, वही क्वेश्चन है, इंटरचेंज कर लेना है पोजीशन। एक लास्ट क्वेश्चन हमको इसमें बताना है, और इसमें बहुत कुछ खास है, इसमें आप बहुत कुछ सीखेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। लिखा, 6 particles situated at the corner of a regular hexagon of side A moves at a constant speed v. Each particle maintaining a direction towards the particle at the next corner. Calculate the time the particle will take to meet the other. इसको हम 6 पार्टिकल से नहीं बनाते, समझाने के लिए हम 3 पार्टिकल से स्टार्ट करते हैं, और फिर उसके बाद आप 4, 5, 6 हर जगह लगा के देखिएगा, वो सब आंसर आएगा। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है एक अलग। ये आपके पास ये रहा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों वर्टेक्स पे, मान लीजिए यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है। ए बी की तरफ चल रहा है, बी सी की तरफ चल रहा है, और सी वापस ए की तरफ चल रहा है। जस्ट अ मिनट। तो बोला गया ए का डायरेक्शन बी की तरफ है, बी का डायरेक्शन सी की तरफ है, सी का डायरेक्शन वापस ए की तरफ है। अब सोचो कि ए थोड़ा आगे हो गया, ए तो थोड़ा आगे होगा ना चलते चलते, तो सी का डायरेक्शन बदल जाएगा। सी का डायरेक्शन अब यहां से है ना ए की तरफ हो जाएगा। मतलब अब हम इसको कैसे दिखाएं, तो हम आपको चलिए फिगर बनाते हैं। सी यहां से अब ए की तरफ जाएगा, तब तक ये भी ध्यान रखना कि बी भी थोड़ा आगे हो जाएगा, बी भी थोड़ा आगे हो जाएगा। ठीक है, अब ए जो है वो बी की तरफ जाएगा, मतलब इधर जाएगा। तब तक फिर ध्यान रखना कि सी थोड़ा आगे हो चुका है, सी थोड़ा आगे हो चुका है, तो जो मेरा बी है वो सी की तरफ जाएगा, जो मेरा बी है वो सी की तरफ जाएगा, समथिंग लाइक दैट। इस प्रोसेस को फिर आगे देखो, ध्यान से देखो, समझते चलो। हाँ, फिर देखो ए थोड़ा आगे हो गया यहां पर,
ए थोड़ा आगे हो गया यहाँ पर, तो वापस से तुम्हारा जो सी है वो ए की तरफ जाएगा, तो इधर जाएगा। फिर से तुम ध्यान से देखोगे, थोड़ा ही गलत हो गया फिगर, ये वाला, ये वाला गलत। तो सी तो यहाँ है ना, यहां से ये चलेगा इस डायरेक्शन में। मतलब हम तुमको ये समझाना चाहते हैं कि ये प्रोसेस कंटिन्यू होते रहेगा। जो जहां पहुंचेगा उससे फिर है ना अगले वाले में आगे चला जाएगा। हर किसी का डायरेक्शन नेक्स्ट वाले के डायरेक्शन की तरफ है, और नेक्स्ट वाला जो है वो पिछले वाले से, पिछले वाले पोजीशन से थोड़ा तो आगे होगा। अब देखो ये यहाँ पहुंचा, फिर यहां से ये यहाँ पहुंचेगा, फिर यहां से ये यहाँ पहुंचेगा। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। और होगा कैसे ना कि ये धीरे 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 यहां से घूमते 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 यहां पहुंचेगा। सी जो है वो धीरे 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 यहां से घूमते 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 यहां पहुंचेगा। और ए का भी मोशन गौर से देखो तो वो धीरे धीरे घूमते 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 यहां पहुंचेगा, और सब जाके इस सेंटर पे मिलेगा। सेंटर को ओ कह दो। समझे कैसे चला? ए का मोशन, बी का मोशन, सी का मोशन, सब धीरे धीरे। ए चल रहा है हमेशा बी की तरफ, बी चल रहा है सी की तरफ, सी चल रहा है ए की तरफ, लेकिन सब धीरे धीरे आगे 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 बढ़ते जा रहा है। तो डायरेक्शन मुड़ते 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 सब सेंटर पे मिलेगा। कोई भी इस तरह का न्यूमेरिकल रहे ना, तो एक एज पे आप फोकस करेंगे, एक एज पे। और एक एज पे जो समय लगता है, टाइम टेकन, टू मीट एट सेंटर, सेंटर पे मिलने का जो समय लगता है वो हमेशा ध्यान रखना t इक्वल्स टू v रिलेटिव ऑन स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पार्टिकल्स। आपको केवल वेलोसिटी के उस रिलेटिव पार्ट को लेना है जो उन दोनों को, पार्टिकल्स को ज्वाइन करने वाले स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है। ठीक है, और फिर थोड़ा सा क्या बोले, अब उल्टा लिख दिए हम, हाँ, थोड़ा इसको हटा ही देते। लिखना यही है, लिखना यही है। पहले आपको ऊपर में डिस्टेंस लिखना है, बाद में ये वेलोसिटी लिखना है। मतलब पहले आपको है ना दोनों पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस लेना है, और फिर उसमें डिवाइड करना है, उसमें डिवाइड करना है v रिलेटिव ऑफ टू पार्टिकल्स ज्वाइनिंग बाय स्ट्रेट लाइन। आपको v रिलेटिव का वो कंपोनेंट लेना है, आपको कंपोनेंट लेना है, कंपोनेंट ऑफ v रिलेटिव आपको वो लेना है जो दोनों पार्टिकल को ज्वाइन करने वाले स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करता है। सर क्या बोल रहे हैं सर, थोड़ा दिखाइए, जरा देखिए फिगर देखिए, समझिए। मान लीजिए आपके पास अभी जैसे फिगर बन रहा था ना, उस हिसाब से ये स्ट्रेट लाइन है, जिसमें यहां पे आपके लिए बी था और ये आपका सी था। बी चल रहा था, बी चल रहा था सी की तरफ, ऐसे चल रहा था, और सी चल रहा था ए की तरफ। बिकॉज इक्विलैटरल ट्रायंगल था तो ये एंगल 60 था। तो ये भी तो ठीक है, लेकिन इस भी का आपको केवल और केवल इस कंपोनेंट के बारे में चिंता करना है जो इस डायरेक्शन में है। ये कंपोनेंट कितना है, ये कंपोनेंट कितना है, तो ये कंपोनेंट है आपका v का cos 60। अब दोनों वेलोसिटी अपोजिट में है, तो जो आप v रिलेटिव लेने वाले हैं b और c के बीच, वो एक्चुअली v प्लस v का cos 60 होगा। इसका मतलब ये है कि जो वेलोसिटी आप लेने वाले हैं वो v प्लस v/2 होगा। कहने का मतलब ये 3v/2 है, 3v/2 है। तो आपका जो समय लगेगा सेंटर पे मिलने में वो होगा d बाई ये जो आपका v रिलेटिव आया है, मतलब डिस्टेंस बाई 3v/2,
सॉल्व करोगे तो 2D/3V ये डिस्टेंस आएगा, सॉरी ये टाइम लगेगा कि वो सेंटर पे मिलने में कितना समय लगा। जैसे हम तुमको फिगर में हम फिर से एक बार लिए चलते हैं, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा समय लग रहा है, चलने दीजिए कोई बात नहीं। देखिए मान लीजिए यहां से मोशन स्टार्ट हुआ था t=0 पे, तो यहां पहुंचने में ये सब कोई अपना अपना मोशन यहाँ t=0 टाइम पे स्टार्ट किया था। तो इन तीनों को इस सेंटर तक पहुंचने में जो समय लगेगा वो होगा 2D/3V, जो आप नीचे निकाले। सबको सेंटर तक पहुंचने में इतना समय लगेगा। अब इसी में कभी कभी क्या होता है ना कि कोई कोई तुमसे ये भी पूछ लेता है कि बताओ भाई टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ इस पूरे प्रोसेस में। हम डिस्टेंस बोल रहे, डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस कवर। तो याद रखिएगा आप किसी भी एक पार्टिकल का स्पीड ले लीजिए और उसको जितना भी समय लगा उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो स्पीड तो सबका भी है, और आपका जैसे इस न्यूमेरिकल में पूरा समय लगा था 2D/3V, तो ये भी कट जाएगा और जो टोटल डिस्टेंस कवर आपका आ रहा है वो आएगा 2D/3। तो ये क्वेश्चन इसका बहुत खास होता है। अब देखिए जैसे हम आपको इसमें 4 पार्टिकल अगर आप लेंगे तो कैसे आप प्रोसेस करेंगे वो हम आपको दिखाते हैं। मान लीजिए आप 4 पार्टिकल ले लिए, स्क्वायर की तरह ले लिए, शॉर्टकट में काम करेंगे, थोड़ा समझेंगे। हाँ चलिए, कहीं ए है, कहीं बी है, कहीं सी है और कहीं डी है। ये चारों उसी कंसेप्ट को फॉलो कर रहा है। ए चल रहा है बी की तरफ, बी चल रहा है सी की तरफ, सी चल रहा है डी की तरफ और डी वापस चल रहा है ए की तरफ। तो धीरे धीरे होगा ये कि ये सब इस तरह का पाथ फॉलो करता हुआ, सब इस तरह का पाथ फॉलो करता हुआ मिल जाएगा ऐसे सेंटर पे, ठीक है। इस केस में अगर ये डिस्टेंस डी है और भर वेलोसिटी को आप भी लिखते हैं, देखिए जरा, क्या इस बी पे आप लोग सबको ए और बी पे फोकस रहिएगा, क्या इस भी का कोई भी कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है? सर नो कंपोनेंट, इधर कोई कंपोनेंट नहीं है। तो याद रखना कि जो तुम रिलेटिव वेलोसिटी अपने इस न्यूमेरिकल में यूज करोगे वो v+0 हो जाएगा v, और जो सेंटर तक पहुंचने में समय लगेगा वो सीधा d/v होगा। मतलब सब अपना अपना मोशन अगर वर्टेक्स से 0 से स्टार्ट कर रहा है तो यहां पहुंचने में जो सबको समय लगेगा वो d/v होगा सबको। अब हम बोल देंगे भाई देखो सेंटर तक पहुंचने में ये जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है ये डिस्टेंस कवर कितना है। तो याद रखिएगा कि वो डिस्टेंस कवर आपका होगा जो भी स्पीड है मल्टीप्लाइड विथ जो टाइम है। तो v d/v, v कट गया, ये डिस्टेंस कवर d है। ये डिस्टेंस कवर कितना है? d है, उसको लेके चलना है। तो चीजों का ऐसे समझना है आपको। अब आपके न्यूमेरिकल में आते जिसमें बोला रेगुलर हेक्सागोन। जब आपका न्यूमेरिकल रेगुलर हेक्सागोन पे बेस्ड है तो एक हेक्सागोन बनाना पड़ेगा। चलिए थोड़ा रेगुलर एक हेक्सागोन बना लेते हैं। ये आपका रेगुलर हेक्सागोन है। क्वेश्चन तुम्हारा क्या बोल रहा था, अब आपका न्यूमेरिकल बना रहे हैं। जो क्वेश्चन था, ए चला बी की तरफ, बी चला सी की तरफ, सी चला डी की तरफ, डी चला ई की तरफ, ई चला एफ की तरफ, और ये सब धीरे धीरे घूम घूम के ए चला बी की तरफ, बी चला सी की तरफ, सी चला डी की तरफ, डी चला ई की तरफ, ई चला एफ की तरफ और एफ चला वापस से ए की तरफ। तो ऐसे ये सब घूम घूम के यहां सेंटर पे मिलेगा। ये सब घूम घूम के ऐसे सेंटर पे मिलेगा। ऐसे सेंटर पे मिलना है। सबको ठीक से बना लीजिएगा आप लोग। हाँ ऐसे। तो इस बार जरा देखना, ये मेरा अगर भी है और ये बी है तो क्या ये एंगल 60 डिग्री है? ये 60 डिग्री। तो भी का राइट वाला कंपोनेंट आएगा v का cos 60। तो आप जो भी रिलेटिव अपने काम का इस इक्वेशन में लेते हैं, देखिए वही हम भी रिलेटिव लेते हैं जो उन दोनों को मिलाने वाले स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है।
तो दोनों एक v और एक v माइनस 60, v cos 60 है, दोनों एक डायरेक्शन में है, तो v माइनस v का cos 60 ये आया v, और यहाँ v/2 हो गया। तो आपका जो इस बार रिलेटिव वेलोसिटी काम वाला चीज है वो v/2 है। तो समय लगेगा d बाई v/2, कहने का मतलब 2d/v। इसका मतलब है ये कि आपका सब पार्टिकल t इक्वल्स टू 0 पे अगर अपने अपने वर्टेक्स से मोशन स्टार्ट किया था, सब पार्टिकल t इक्वल्स टू 0 पे अपने अपने वर्टेक्स से मोशन अपना स्टार्ट किया था, तो सबको सेंटर तक पहुंचने में जो समय लगेगा सभी को, वो सब होगा 2d/v। अब इस केस में अगर कोई तुमसे ये पूछ दे कि भाई बताओ जो ये डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है वो डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस कवर के लिए अगर कोई पूछ दे तो जो भी आपका स्पीड है उसको टाइम से मल्टीप्लाई कीजिए। तो स्पीड आपका v है और टाइम लगा है 2d/v, v कट गया, तो ये पूरा का पूरा डिस्टेंस आ गया 2d। तो ये जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है ना, कहीं से भी ये 2d है, कहीं से भी आपको ये डिस्टेंस जो दिखाई दे रहा है वो 2d है। समझ पाए? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन एंड हो रहा है चैप्टर में, और ये बेहतरीन क्वेश्चन के साथ एंड हो रहा है। तो इस कंसेप्ट को एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है कंपटीशन में और पूछा जा सकता है, इसलिए केवल आपका न्यूमेरिकल आपको नहीं बताया गया, उसका पूरा कंसेप्ट आपके सामने है। 6 पे कैसे काम करना है, 4 पे कैसे काम करना है, 3 पे कैसे काम करना है, सब कुछ समझिए। ठीक है, कंसेप्ट ये लेना है, आप याद रखिएगा बार बार। ये भी रिलेटिव में आप केवल उन्हीं कंपोनेंट्स को लेंगे जो हमारे उन दोनों को ज्वाइन करने वाले स्ट्रेट लाइन पे पड़ेगा। अगर अपोजिट में है तो भी रिलेटिव के लिए जोड़ देंगे, और अगर सेम डायरेक्शन में है तो भी रिलेटिव के लिए माइनस कर देंगे। ठीक है, बाकी आपके सामने सब कुछ है। तो बहुत बेहतरीन, इतना क्वेश्चन बना लो अच्छे से कंसेप्ट वाइज, उसके बाद जो न्यूमेरिकल जहां से बनाना बनाओ, लेकिन पहले इतने को अच्छे से कर लो, कंप्लीट करो, और फिर देखो कि कैसे क्वेश्चंस पे कमांड होता है। इसको अच्छे से समझ समझ के सारा न्यूमेरिकल एक एक लाइन समझ समझ के लिखेंगे, समय देंगे। जब तक आप न्यूमेरिकल पे समय नहीं दीजिएगा तब तक आप कैसे किसी चीज को समझ पाइएगा। समय देना पड़ता है, हड़बड़ी में नोट कर लेना